नगर पालिका अध्यक्ष और संबंधित ठेकेदार पर जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई न अपने स्वजनों को खोने वाले लोगों को सम्मानजनक मुआवजा दिए जाने की मांग की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और गुजरात हाई कोर्ट जांच व अन्य पहलुओं की निगरानी करने को कहा है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव जी ने इस जघन्य घटना की कठोर शब्दों में निंदा की थी और कहा था कि सबकी पहुंच में हो चिकित्सा और शिक्षा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फीस 3 गुना तक बढ़ाने की अनुमति निजी मेडिकल कॉलेजों संचालकों को दी गई थी। शिक्षा मुनाफा कमाने का कारोबार नहीं है, लेकिन नीतियों को देखा जाए तो एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा में एक सिंडिकेट के कारोबारी हित की ही परिलक्षित होते हैं। भारत में चिकित्सा शिक्षा और संबंध सेवाओं को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि पूरी दुनिया के लिए हम मानव संसाधन आपूर्तिकर्ताओं में भी शामिल हो सकते हैं। सच्चाई यही है कि सरकारी उदासीनता वाली पुरानी नीतियों ने जन स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को एक चिन्हित सुगठित वर्ग के लिए कुबेर का खजाना बनाकर रख दिया है। डॉक्टरों ने भी शांत स्वभाव से यहाँ का स्वास्थ्य क्षेत्र निजी हाथों में सौंप दिया। बेशक सरकार के इन कदमों से निजी कॉलेजों की मनमानी पर लगाम लगेगी और देश के गरीब तबके के बच्चे को सरकारी कॉलेजों में सीधे सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और चिकित्सा का बाजारीकरण बंद हो। और हमारी पार्टी पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी मांग करती है कि बढ़ती जनसंख्या का असंतुलन पर कानून बने और इस बढ़ते जोखिम पर रोक लगे। विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले वर्ष चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इसके बाद भारत की आबादी 2064 तक लगातार बढ़ती रहेगी। दुनिया की आबादी 7 से 8 अरब होने में 12 वर्ष लगे और इसमें सबसे अधिक योगदान भारत का रहा। निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि का रुझान दिखा है। न केवल इस कारण कि अधिक लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था करनी होनी, बल्कि इसके सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम भी दिखेंगे, क्योंकि विभिन्न धार्मिक समुदायों में जनसंख्या वृद्धि असमान एवं असंगत है। जनसंख्या नियंत्रण की नीति अत्यंत आवश्यक हो गई है। समान नागरिक संहिता देशवासियों के लिए उपयोगी बताया। साथ में बुजुर्गों को बच्चों की संपत्ति में अधिकार देने, युवतियों की शादी की उम्र में बढ़ोतरी करने जैसी कई बिंदुओं को शामिल करने की पेशकश की। विशेषज्ञों ने लोगों के विवाह की उम्र, शादी के बाद पंजीकरण, करीबी रिश्तेदारों में शादी, धर्म परिवर्तन, विवाह के बाद पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार, बच्चे गोद लेना जैसे बिंदुओं को शामिल करने की मांगे। समिति अध्यक्ष पूर्व जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि समय की जरूरत को देखते हुए देश प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता बनाने की कवायद शुरू की है, जो एक सही दिशा में कदम है और बहुत जरूरी है। समाज का ऋण हमें लगभग हर दिन किसी न किसी सफलता की कहानी पढ़ने सुनने को मिल जाती है। इनमें अधिकांशतः लोग बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के होते हैं। प्राय यह मान लिया जाता है कि इन लोगों ने अपने बल पर ही सफलता प्राप्त की है। सच तो यह है कि
ऐसा कदापि नहीं होता। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक मनुष्य कितने सहारों को थामते आगे बढ़ता है। उनका परिवेश अवश्य ही उनके व्यक्तित्व को भावनात्मक, भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से निखारने में मददगार होता है। परिवार के बाद समाज एक ऐसी इकाई है जो जीवन को संवारने में योगदान करती है। इससे समाज के प्रति हमारा ऋणी होना स्वाभाविक है। हालांकि समाज में हर कोई भाग्यशाली और संपन्न नहीं होता। न जाने कितने ही लोग विशेषाधिकारों से वंचित रह पूरा जीवन अभाव में व्यतीत करने को विवश रहते हैं। ऐसे में जो लोग सफल हो आगे बढ़ गए हैं, उन्हें अपनों से कमजोर, पीड़ित, अभावग्रस्त की मदद करनी चाहिए। आज के अवसाद भरे संसार में शांति एवं प्रेम का संदेश फैला। मानव जाति के ऋण को लौटाना मनुष्य का सबसे उत्तम धर्म है। ईश्वर, समाज, सगे संबंधी के ऋण हमें इसी जीवन में लौटा देने चाहिए। इनका ऋण चुकाना सामाजिक ताने बाने के लिए भी जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक खोखले और निष्क्रिय समाज के निर्माण के लिए स्वयं ही उत्तरदायित्व होंगे। अपने कर्ज से ऋणी हों, ये मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार, संगठन मंत्री, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी। सबको उनके जीवन भविष्य की शुभकामना हेतु धन्यवाद।